Hello everyone. Today we are going to see paper formatting. As earlier we were dealing with report writing, data analysis, and how to present your data. This is Dr. Mary Radhana Bala from Department of Botany. Today we are going to see paper formatting. This class will deal with the writing section, how to present your data in terms when you will communicate your paper. Okay, so as earlier class we talked about what is report writing, how many reports are there. There could be more than there are basically three types of report. That is project report, oral report, and presentation and written document. Okay, so when we see written document, what will, in case of research methodology, when we talk about research methodology and we deal with writing technique, for which thing we have to write. जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में राइटिंग की बात करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों से के लिए लिखना पड़ सकता है, जैसे कि हमने बताया रिपोर्ट राइटिंग में। ये रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली तीन तरह की होती है: प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, मौखिक ओरल रिपोर्ट्स, एंड इट कुड बी एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, वन इज विजुअल, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मौखिक एनुअल प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन हम जब देते हैं स्टेज में, अभिव्यक्ति या भाषण में, वो भी एक तरह का रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होता है। सो जब हम राइटिंग की बात करते हैं, पेपर फॉर्मेटिंग, ये आपकी कंप्यूटर का पोर्शन है, कंप्यूटर सिलेबस का पोर्शन है कि हाउ शुड यू फॉर्म अ फॉर्मेट। बट इन रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ओवरऑल बात हो जाती है कि आप अपने पेपर को या आपने जो डेटा एनालिसिस किया है और जो कुछ भी आपने स्टडी करी है, जो कि हम पहले क्लास में देख रहे थे, डेटा एनालिसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च प्लान किस तरह से बनाएंगे। हम अगर पीछे की तरफ जाते जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा है, तो हम उसको देखेंगे। फिर हम बेसिकली आते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च क्या है, उसके बाद रिसर्च प्लान, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं, रिसर्च के प्रश्न को कैसे डेवलप करना है, हाउ विल यू डेवलप रिसर्च क्वेश्चन, हाउ विल यू डू सैम्पलिंग, हाउ विल यू acquire data, how will collect your data, how will you do sampling according to your discipline, and how will you analyze that, और उसके बाद उसे present कैसे करेंगे, data presentation। and not last thing, but one of the major step to present your data, you have to give your data in written form। okay, so इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने डेटा को, आप अपनी रिसर्च को रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करें। सो हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखेंगे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको बीच बीच में अपने वर्क को रिपोर्ट करते जाना है कि आपने कितना काम किया है। उसके बाद या ये एक डेजर्टेशन भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे, जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और आजकल एमएससी के दौरान सबको डेजर्टेशन कराया ही जाता है। डेजर्टेशन एक सामान्यतः एक डिटेल्ड स्टडी है। वी कैन से डेजर्टेशन इज अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट अ टॉपिक। ओके, ये थीसिस या रिसर्च के जितना बड़ा नहीं होता है, बट
आपको एक सेमेस्टर में आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आप डिटेल वर्क करते हैं एंड यू हैव टू एलोबरेट एंड यू हैव टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है। In MPhil also there is a report you have to bring out, there is a thesis, आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है और ये थीसिस की तरह ही होती है जो आपके डिग्री एक्वायर करने के लिए आपको आपके नॉलेज को दिखाने के लिए या डिग्री एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होती है। सो एक बिजनेस रिपोर्ट भी होता है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, एडिटिंग करते हुए देखा होगा। एक जब भी आप एडिटोरियल आर्टिकल्स देखते हैं उसमें क्या होता है, अभी गत हफ्ते में क्या हुआ, या हम जब बजट को देखते हैं न्यूज़पेपर में या फिर बजट आर्टिकल के बारे में जो विश्लेषण छपा रहता है, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का रिपोर्ट होता है कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, कैसे मिली। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे पेपर फॉर्मेटिंग। पेपर फॉर्मेटिंग, यहाँ हम न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल या पत्रिकाओं में छपने वाले पेपर की बात कर रहे हैं। जब आप अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करने लगते हैं या आपने जो कुछ भी डाटा कलेक्ट किया है उसे राइटिंग फॉर्म में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात आए या डेटा कलेक्शन की बात आए या थीसिस को जब राइटिंग करना शुरू करते हैं, तो आप बस उससे पहले का स्टेप क्या होता है, इट इज़ अ पेपर फॉर्मेटिंग। या पेपर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, आपको अपने रिपोर्टिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर फॉर्मेटिंग क्या है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आप पेपर को किस तरह से लिख सकते हैं, पेपर के ऊपर क्या क्या होता है, और हम देखेंगे कि एक पेपर जो हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, पत्रिका में हम उसे जर्नल में हम भेजते हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है एब्स्ट्रैक्ट। और जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसे देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका कोई भी वर्क का एक ग्लिम्स और एक निचोड़ जो होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से या सिनॉप्सिस को पढ़ने से आप किस चीज़ में आपने काम किया है, पूरा आर्टिकल देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसका एक निचोड़ आ जाए। जैसे कि हम इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। आपके टॉपिक के नीचे पे एक पैराग्राफ है जिसे आपने एलोबरेट पेपर पढ़ने के बिना, अगर जैसे कि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक्सेस नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम इसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं कि ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, किस तरह का है, और उसके बाद इसके कीवर्ड्स को हम देख सकते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट और आपके आर्टिकल का की कॉन्सेप्ट बता सके। ये कभी भी रिपीटेटिव नहीं होते, नो रिपीटेशन, ये रिपीटेशन नहीं होता। ये इनके द्वारा आपको आपके पूरे आर्टिकल का या आपका जो पेपर पब्लिश होने वाला है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग पोजीशन या एक अंडरस्टैंडेबल थॉट मिल जाता है, एक विचार मिल जाता है कि ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। जैसा आप न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि एक आर्टिकल होने के बावजूद भी उसमें हेडलाइन को इस तरह अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि व्यक्ति को विवश होना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में आगे क्या लिखा हुआ है, उसे एक नज़र दीजिए। उसके अलावा भी उसमें हाइलाइट्स होते हैं, या आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो एंडिंग में या आगे में जब मैच स्टार्ट होने से पहले उसके हाइलाइट्स बताए जाते हैं। उसी तरह आपके कीवर्ड्स आपके पेपर के हाइलाइट्स होते हैं कि आपके पेपर में आगे चल के किस किस चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ये बताया जाता है। जैसे उस जगह की विशेषता
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस आर्टिकल में कीवर्ड्स में क्या क्या है। बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड है तो अपने आप ये इंथुजियाज्म या इंटरेस्ट क्रिएट करेगा रीडर्स के मन में कि फर्स्ट रिकॉर्ड कैसे हो सकता है। सो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को डिनोट करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट से पहले के बाद हम एक और चीज देखेंगे, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर। हेडर जो कि पेज के ऊपरी हिस्से में आता है, जो अलग अलग जर्नल के अकॉर्डिंग, पत्रिकाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग जर्नल बुक्स और अलग अलग रीडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। अलग अलग पत्रिकाओं के लेआउट के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग होता है। वस्तुतः हेडर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, हेडर ये हेडलाइन के ऊपर आती है। इसमें विवरण होता है आपके आर्टिकल का, या आप अपने लोगों की थीसिस में भी मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था कि अगर ये पूरा आर्टिकल या 30 पेज आपके डेटा एनालिसिस के हैं तो साइड में डेटा एनालिसिस मैंने हेडर में डाला था। ये ऑप्शनल है कि आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर को या पेज नंबरिंग आप ऊपर डाल रहे हैं या नीचे डाल रहे हैं। और फुटर यानी फुट नोट्स। आप जैसे कि इस आर्टिकल के फुट नोट्स में देखेंगे कि जो ऑथर का नाम है, ठीक है, ऑथर का नाम या बहुत सारे अगर ऑथर हैं, जैसे कि आपको आर्यन के लिटरेचर रिव्यू और की क्लासेस में आपको पता चलता होगा, जब बहुत एक से ज़्यादा ऑथर हो तो उसके लिए हर लाइन, हर पेज के लास्ट में मैरी एट ऑल या दो राइटर या दो ऑथर का जब वो पेपर है तो मैरी एंड दीक्षित, इस तरीके से नीचे पे फुट नोट्स पे ये चीज़ें आती हैं, अंकित रहती हैं। सो स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसके अनुसार आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुट नोट्स या फुटर में क्या क्या होता है। सो हम बात करते हैं एक पेज सेटअप की। आपके हेडिंग होती है, आपके आर्टिकल का, रिसर्च टाइटल का, या किसी भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका हेडिंग होता है। और हेडिंग के बाद ये किसने लिखा है उस ऑथर का पूरा विवरण आपके पेपर या प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है। आर्टिकल, हेडिंग, उसके नीचे ऑथर और ऑथर्स और उनका विवरण, शॉर्ट विवरण, उनके एड्रेस का विवरण होता है, जो उस वक्त की करंट उनका स्टेटस हो, या इनके करस्पॉन्डिंग ऑथर, अगर एक से ज़्यादा ऑथर है जिसने करस्पॉन्ड किया है, जिसने मेल ड्राफ्ट किया है, या उस आर्टिकल को जिसने पत्राचार के माध्यम से जर्नल में पब्लिश कराने के लिए जो कम्युनिकेशन किया है, उसे करस्पॉन्डेंट ऑथर बोलते हैं। और उसका अलग अलग पत्रिकाओं के अनुसार उसके लिए एक स्पेशल जगह रहती है जहाँ पे उससे दर्शाया जाता है कि ये पेपर किसने कम्युनिकेट किया था, ठीक है। सो जब भी आप एक किसी विभाग में जब कार्य करते हैं तो आपको पता होगा कि भले आप हिंदी विभाग में हैं या वनस्पति विभाग में हैं या आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, आप अपने काम के अनुसार पत्राचार करते हैं। और जब उस स्टूडेंट को लेटर जाता है तो वो डायरेक्ट हिंदी विभाग या इंग्लिश विभाग से ना जाके वो ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू वो कोई भी स्टूडेंट को कम्युनिकेशन होता है। उसी प्रकार पत्राचार का भी माध्यम जो करस्पॉन्डेंट ऑथर होता है उसके थ्रू जब पत्राचार होता है या आपके आर्टिकल को कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसके लिए करस्पॉन्डेंट ऑथर अलग से मेंशन रहता है। आपके जो पेपर है उसमें आप देख सकते हैं
करस्पॉन्डिंग ऑथर को अलग से हाईलाइट किया है। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे साइड में DOI लिखा हुआ है आपके पेपर के साइड में, वो डिजिटल ऑप्टिकल इंडेक्सिंग दिया हुआ है। आप उससे ये पता चल सकता है कि आपके पेपर का डिजिटल या कई आजकल जो आर्टिकल है वो हार्ड कॉपी में पब्लिश नहीं हो रहे, वो ठोस पेपर में पब्लिश ना होके सिर्फ ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ही है। तो ई जर्नल्स का आजकल चलन बढ़ते जा रहा है। कुछ पेपर पब्लिश होते हैं, ऑफलाइन में पब्लिश होते हैं, पर आजकल ई जर्नल जब से अस्तित्व में आए हैं तो पेपर का डिजिटल मार्किंग, ठीक है, DOI ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है किसी भी आर्टिकल के ऊपर में। तो ये तो बात हो गई हेडर की और आपके पेजेस में किस तरह का फॉर्मेटिंग होता है। तो ये आपको वर्ड के अनुसार अपने आर्टिकल प्रस्तुत करना है। अब आर्टिकल में आपके क्या क्या होता है? आर्टिकल में आपके होता है, जब भी आप पेपर पब्लिश करते हैं या किसी सेमिनार में या प्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो इतनी चीज़ें हेडिंग, ऑथर और ऑथर का एड्रेस या करंट स्टेटस ऑन रिक्वायर्ड पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन और संस्था का नाम, ये सब आपके प्रेजेंटेशन में हो, चाहे पेपर में हो, चाहे आप शॉर्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसी सेमिनार में आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ओरल प्रेजेंटेशन। तो इतनी चार चीज़ें हेडर और सबमिटेड बाय किसके थ्रू ये सबमिट हो रहा है, ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं, बॉडी ऑफ योर पेपर और फॉर्मेटिंग। हम देखेंगे हेडर फुटर के बाद पेज नंबर, आप जैसे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि कॉलम वाइज रहता है और नीचे पे पेज रहता है, तो आप MS वर्ड की सहायता से अपने पेज नंबर को सेटअप कर सकते हैं और इसे किसी भी तरह का लेआउट दे सकते हैं। तो हम जाएंगे लेआउट में। यूजुअली जो हम पेपर या हम जर्नल से कम्युनिकेट करते हैं, ये A4 साइज के पेपर में देयर आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फॉर्मेट, यू कैन यूज दैट वाइल गिविंग। जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम पिक्टोरियल ग्राफ देते हैं, तो हम उसे A3 साइज में या अपने फॉर्मेट के अनुसार उसके बारे में डिटेल लिख के कि हम ये फोटोग्राफ दे रहे हैं, वो हम उसके बारे में डिटेल्स डाल के दूसरे फॉर्मेट में भी इसे जमा कर सकते हैं। वाइल कम्युनिकेशन ऑफ पिक्टोरियल ग्राफ डिजाइन और एनी काइंड ऑफ फिगर, जब आप फिगर दे रहे हैं तो आप उसको मैंने एक बार सबमिट किया था टेबल जो कि A4 साइज में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे पोर्ट्रेट में A3 साइज में उसको रीअसेंबल करके सबमिट किया था। और इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट यानी राइटिंग वर्क और पिक्टोरियल ग्राफ को कई जर्नल अलग अलग तरीके से सबमिट करवाते हैं, जिसे मेटा डाटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आपको उसे फॉर्मेटिंग करके उसे सबमिट करना पड़ता है, उसे जमा करना पड़ता है जैसे वो कहते हैं। अगर वो लिखित मैटर को अलग लेते हैं और फिगर और ग्राफ और टेबल को फिर अलग तरीके से सबमिट करने बोलते हैं, तो आपको उस हिसाब से इसे जमा करना होगा। और इसीलिए वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना और फॉर्मेटिंग सीखना while doing your research is very very necessary. So जब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि आप देखेंगे कि जब आपको पैराग्राफ अलाइन करना होता है, यहाँ 3 तरह के अलाइनमेंट और लेआउट की बात हो रही है। लेआउट पहले तो मैंने आपको एक आउटर विवरण बता दिया जो कि आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है कि अलग अलग पेपर का लेआउट कैसा है। हम पेज की बात कर रहे हैं, पेज सेटअप की बात कर रहे हैं, पेज लेआउट की बात कर रहे हैं। A4, A3 और बहुत सारे पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू में आप देख सकते हैं। आपको जैसा अगर आपको पेपर पब्लिश करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको अगर बुक पब्लिश करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बुक चैप्टर बनाना है
तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, या आप अपने पत्राचार के लिए पब्लिकेशन के लिए कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप पेज लेआउट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। आपकी टेक्स्ट आप किस तरह से अलाइन कर रहे हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट कुड बी, इसमें स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जो एक आउटर व्यू है जो हर किसी को ध्यान रखना पड़ेगा थ्रू आउट योर वर्क। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आपको लिखित में प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको इन तीनों चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। एक पेज लेआउट, एक टेक्स्ट अलाइनमेंट, कि टेक्स्ट किस तरह से है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, और हम बेसिकली जस्टिफाई फॉलो करते हैं। 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर अलाइनमेंट एंड देन जस्टिफाई। हम टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं, इसमें ये 4 तरह का ही है। और उसके बाद स्पेसिंग। जब भी हम कभी सबमिट करते हैं पेपर को तो यूजुअली जर्नल्स डबल स्पेसिंग मार्क करके कोई भी आर्टिकल को लेते हैं ताकि उनको एडिटिंग करने के लिए आसान हो सके और उन्हें चेकिंग करने के लिए आसान हो सके। डबल स्पेसिंग एंड न्यू टाइम्स रोमन में ही मोस्टली जनरल अपने पेपर को एक्सेप्ट करते हैं। इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट या जो भी आपका जो ओरिजिनल राइटिंग वर्क है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसे जब भी आप किसी पत्राचार में या थीसिस में या रिपोर्ट में आप जब बनाएंगे तो उसे न्यू टाइम्स रोमन में ही आप सबमिट करेंगे। और उनका स्पेसिंग और उनकी साइज एक डेफिनेट साइज होती है 12, और उनकी स्पेसिंग डबल स्पेसिंग पे वो एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, हमने लेआउट के बारे में बात कर लिया, पेज सेटअप के बात कर लिया। अब आप देखेंगे स्क्रीन पे 2 तरह के पेपर फ्लैश हो रहे हैं। एक जो बुक पैराग्राफ अलाइनमेंट, जिसमें आप देखेंगे कि बुक की तरह है, एक ही पेपर में 2 सिंगल पेज सेटअप हो सकता है या डबल पेज सेटअप हो सकता है। डबल पैराग्राफ डबल कॉलम सेटअप में है। और एक और पेपर आप देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वो सिंगल पेज लेआउट में या सिंगल पैराग्राफ लेआउट में है। तो इस तरीके से आपके पेज सेटअप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दिस इज हाउ पेपर फॉर्मेटिंग इज डन। आपके पेपर फॉर्मेटिंग इस तरीके से होती है और ये बहुत ही नेसेसरी है। आप इसके बाद आप अगर आपने एब्रिवेशन वगैरह का यूज़ करी है आपके पेपर में तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे कीवर्ड्स के साथ उसे रखा जाता है कीवर्ड के बाद, ताकि आपके पेपर में किन किन तरह का एब्रिवेशन यूज़ हुआ है वो शुरुआत में ही पता चले। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप। की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये किसी भी पत्राचार के लिए या पेपर लिखने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आप किस तरह का वर्क करने जा रहे हैं। आप अपने काम को करने से पहले, आप टारगेट को कंप्लीट करने से पहले या टारगेट डिसाइड करने से पहले आपको एक रफ वर्क करना ज़रूरी है। आपको लिखने के अभ्यास आना ज़रूरी है, जो कि आपको वर्ड पे अपना सिनॉप्सिस और आपकी एक रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त आपको जो असाइनमेंट्स या जो भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको राइटिंग वर्क पे इस पे अभ्यास करना ज़रूरी है। सो हम पेपर फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे वाइल कम्युनिकेशन ऑफ पेपर एंड वाइल राइटिंग ऑफ योर रिपोर्ट। रिपोर्ट could be in form of thesis or anything. So आप अपने कार्य को लेते हैं या आप अपने प्रेजेंटेशन किसी भी तरह का, अगर आप अपने टॉपिक के भी प्रेजेंटेशन सिनॉप्सिस लिखते हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है राइटिंग वर्क के लिए। सो ये क्लास के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे, इस क्लास के बारे में बाकी चीज़ें अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।